नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपशिका लीगल अवेयरनेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी आर्बिट्रेशन के बारे में। जानेंगे कि आर्बिट्रेशन को अगर इग्नोर किया तो उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब जैसे कि आपने किसी भी प्रकार का लोन लिया है, चाहे वो अनसिक्योर्ड लोन हो चाहे वो सिक्योर लोन हो, और लोन डिफॉल्ट हो गया है, जो भी बैंक एनबीएफसी है उसके द्वारा लोन डिफॉल्ट होने पर आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को शुरू किया जाता है। अब आप ये सोचते हैं कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया बैंक एनबीएफसी शुरू आखिरकार करती है, तो क्यों करती है? जब भी कोई बैंक एनबीएफसी आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजती है तो इसका मतलब ये होता है कि जब आपने लोन लिया था और लोन लेते टाइम बैंक एनबीएफसी आपके साथ में एक एग्रीमेंट साइन करती है और उस एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन का एक क्लॉज होता है, और जो बैंक एनबीएफसी है वो उस आर्बिट्रेशन के क्लॉज के तहत ही लोन की रिकवरी इस प्रक्रिया के थ्रू करती है। अब आर्बिट्रेशन एक सिविल प्रक्रिया होती है, ये कोई क्रिमिनल प्रक्रिया नहीं होती है, जिसमें जब भी डिस्प्यूट अराइज होता है और चाहे वो लेंडर कंपनी हो चाहे वो बोरोवर हो, दोनों ही पार्टीज की कंसेंट से इस प्रक्रिया को किया जाता है। अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो क्या सिर्फ बैंक एनबीएफसी इस प्रक्रिया को शुरू कर सकती है? क्या बोरोवर इस प्रक्रिया को नहीं शुरू कर सकते? बोरोवर भी, दोनों पार्टी चाहे डिस्प्यूट अराइज होता है तो इस प्रक्रिया को शुरू कर सकती है। दोनों पार्टीज चाहे तो इस प्रक्रिया को कर सकती है, चाहे वो बोरोवर हो चाहे लेंडर हो, क्योंकि ये जो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया होती है, एक तो ये दोनों पार्टीज में जब डिस्प्यूट अराइज होता है तभी इनिशिएट की जाती है और दोनों पार्टीज की कंसेंट से की जाती है। अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये आता है कि आर्बिट्रेशन की कंसेंट कैसे मिलती है? बैंक एनबीएफसी आपको लीगल नोटिस भेजती है जिसमें आर्बिट्रेशन इनिशिएट करने को लेकर के कहा जाता है। जैसा कि आपके पास सेक्शन 21 आर्बिट्रेशन का नोटिस आया हो या फिर इन्वोकेशन का नोटिस आया हो या फिर कमेंसमेंट का नोटिस आया हो, तो ये जो नोटिस होते हैं इसका मतलब यही होता है कि बैंक एनबीएफसी आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को शुरू करने जा रही है, और उस शुरू करने से पहले वो आपको एक लीगल नोटिस भेजती है और आपसे उस पे कंसेंट मांगती है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं। गलती ये करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि अगर आर्बिट्रेशन का कोई नोटिस आया है तो इसको रिप्लाई हम ना करें तो क्या दिक्कत है, हम रिप्लाई नहीं करते हैं, क्या हो सकता है। बट यहाँ पे यही गलती हो जाती है कि आप आर्बिट्रेशन के उस नोटिस को इग्नोर कर देते हो, और इग्नोर करने के बाद जब आप इग्नोर करते हो तो इसका मतलब ये मान लिया जाता है कि आपको कोई आपत्ति नहीं है, आप आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को शुरू करो। अगर आपको कोई आपत्ति होती तो आप ऑब्जेक्शन करते। बैंक एनबीएफसी आपको वो लीगल नोटिस भेजता ही इसलिए है कि अगर कोई आपत्ति है आपको, अगर आपकी कंसेंट नहीं है और अगर आप नहीं चाहते कि आर्बिट्रेशन के द्वारा इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाए, तो वहां पे आप अपना ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, जो भी नोटिस आए हैं उसका रिप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात ये और आती है कि कई बार आर्बिट्रेशन के नोटिस आते हैं, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाता है। अब यहाँ पे कंसेंट तो दी नहीं, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है, तो आप ये सोचते हैं कि हमारी कंसेंट नहीं है फिर भी आर्बिट्रेशन को क्यों किया जा रहा है या आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को क्यों बढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ पे जब आप लोन लेते हैं और लोन लेते टाइम जो एग्रीमेंट होता है उसमें आप जब साइन करते हो या फिर आप ऑनलाइन भी लेते हो, वहां पे भी आपका एग्रीमेंट बनता है जिसमें आर्बिट्रेशन का क्लॉज होता है, और वहां पे जो बैंक एनबीएफसी है वो आपसे साइन करा लेती है, आपका कंसेंट ले लेती है, और कंसेंट लेने के साथ साथ आर्बिट्रेटर चुनने की जो पावर है उसे भी वो अपने पास ही रखती है। भविष्य में जब भी कभी डिस्प्यूट अराइज होगा तो जो आर्बिट्रेटर है वो जो बैंक एनबीएफसी है उसके द्वारा ही चुना जाएगा, आपको चुनने का कोई राइट ही नहीं है। बट क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की ये डायरेक्शन है कि अगर आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है तो वो दोनों पार्टीज की कंसेंट से होना चाहिए। यूनिलेटरली अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर के थ्रू कोई भी आर्बिट्रल अवार्ड अगर पास होता है तो वो मान्य नहीं होता है। तो इसलिए जब भी आपके पास कोई भी नोटिस आता है आर्बिट्रेशन का तो उसको इग्नोर बिल्कुल भी ना करें।
जब आप इग्नोर कर देते हैं तो इसी का फायदा उठाकर बैंक एनबीएफसी इस प्रक्रिया को शुरू कर देती है और आपके पास सेक्शन 21 आर्बिट्रेशन में नोटिस कमेंसमेंट इन्वोकेशन डिमांड कम सेक्शन 21 रिकॉल नोटिस के माध्यम से आर्बिट्रेशन के नोटिस भेजती है। उस नोटिस का आप जवाब नहीं देते हैं तब फिर वो प्री आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजती है। अब प्री आर्बिट्रेशन का नोटिस आपके पास आता है तो आप कहते हो कि अभी तो एक आर्बिट्रेशन का नोटिस आया था, अब प्री आर्बिट्रेशन का नोटिस आ गया। अब प्री आर्बिट्रेशन नोटिस में आपको 5 आर्बिट्रेटर या फिर 4 आर्बिट्रेटर के नाम दिए जाते हैं। तो उसमें से आपको ये कहा जाता है कि हमने आर्बिट्रेटर आपके सामने 5 रखे हैं, इसमें से आप कोई भी एक आर्बिट्रेटर चुनकर हमको रिप्लाई करें जिसके द्वारा हम आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया के साथ जाना है, आप चाहते हो कि आपका जो भी डिस्प्यूट है वो आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व किया जाए, तो आप उन 5 नामों में से कोई भी एक आर्बिट्रेटर का नाम जो आपके जुरिस्डिक्शन में लगता हो, जो आपको लगता है कि इसके थ्रू हम करा सकते हैं, तो उसका नाम चुनकर उस नोटिस का आप रिप्लाई कर दीजिए। बट अगर आपका कंसेंट नहीं है और आप नहीं चाहते हो कि आर्बिट्रेशन की जो प्रक्रिया है इनमें से किसी भी आर्बिट्रेटर के द्वारा की जाए, तो आप अपनी आपत्ति दे सकते हो, आप अपना ऑब्जेक्शन दे सकते हो। अब यहाँ पर आप आर्बिट्रेशन का जब ऑब्जेक्शन कर देते हो तो जो बैंक एनबीएफसी है अगर उस ऑब्जेक्शन को नहीं मानती, आपने अपनी तरफ से आपका जो राइट है उसका यूज करते हुए ऑब्जेक्शन कर दिया और आपने कहा कि मेरी कंसेंट नहीं है, इस वजह से मैं अपनी कंसेंट नहीं देता हूं आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को। पहले भी जो लीगल नोटिस आए हैं, चाहे वो सेक्शन 21 में हो चाहे वो इन्वोकेशन में हो, तो आपने उसमें अपना रिप्लाई दिया हुआ है, तो उसका रेफरेंस दे करके उस प्री आर्बिट्रेशन के नोटिस का जवाब दे सकते हो। अब जब इसके बाद बैंक एनबीएफसी अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है तो वहां पर अपने एक आर्बिट्रेटर को चुन करके उसके द्वारा उस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाती है। अब अगर आपके पास में किसी भी सोल आर्बिट्रेटर के द्वारा नोटिस आता है तो ये समझ लीजिए कि आपकी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया है और जिसमें कि आपकी कंसेंट भी नहीं थी, यूनिलेटरली ही उस आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर दिया। तो यूनिलेटरली अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर के लिए भी आप लेटेस्ट जजमेंट आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि यूनिलेटरली अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर के द्वारा जो भी अवार्ड पास होता है वो मान्य नहीं होता है। तो यहाँ पे आप उस जजमेंट का रेफरेंस दे करके भी अपना ऑब्जेक्शन दे सकते हो कि ये जो आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड है वो यूनिलेटरली अपॉइंटेड है। और जब आप अपना ऑब्जेक्शन दे देते हो तो वहां पे आप प्रे करते हो, वहां पे आप रिक्वेस्ट करते हो कि ये जो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया यूनिलेटरली आपने इनिशिएट करी है इसको वहीं के वहीं स्टॉप कर दीजिए, आप अपनी प्रक्रिया को विड्रॉ कर लीजिए। कई केसेस में आपकी जो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया है उसको वहीं पे विड्रॉ कर दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है। और अगर आपको लग रहा है कि मैं अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहता हूं, तो जो भी सोल आर्बिट्रेटर का नोटिस आता है उसमें आपको एक वीडियो लिंक मिलता है जिसको आप ज्वाइन करके उस आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को कंटेस्ट कर सकते हो, आप अपना जवाब दे सकते हो, आप अपनी बात रख सकते हो। लेकिन अगर आपने ज्वाइन किया है और ज्वाइन करने के बाद अगर कोई भी आर्बिट्रेटर अवार्ड पास करता है, वो फाइनल अवार्ड हो चाहे इंटरिम ऑर्डर हो, तो आप उसको फर्दर सेट असाइड नहीं करा सकते, बिकॉज आपने पहले ही जब आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को ज्वाइन किया है तो आपको पूरा मौका दिया जाता है अपनी बात रखने के लिए, आपको पूरा मौका दिया जाता है कि आप अपना जो भी डिफेंस है आप उसमें रखिए। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का मेरे पास एक सवाल होता है कि मैडम आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है और हम सेटलमेंट करना चाहते हैं, क्या सेटलमेंट हो सकता है आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में? तो मैंने कई बार आपको ये चीज बताई है कि जो सेटलमेंट की प्रक्रिया है वो ना तो किसी कोर्ट में होती है और ना ही किसी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में होती है, और कोई भी सिविल सूट हो उसमें भी सेटलमेंट की प्रक्रिया नहीं होती है। आपको यहाँ पे अगर सेटलमेंट करना है तो आउट ऑफ द कोर्ट, आउट ऑफ द प्रोसीडिंग ही करना पड़ेगा। और जब आपका सेटलमेंट हो जाता है तब वो सेटलमेंट का जो भी रेफरेंस है, एनओसी है, आप उस आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग में बताएंगे,
कई केसेस में बैंक एनबीएफसी खुद ही विड्रॉ कर लेती है। अगर वो विड्रॉ नहीं करती है तब आप उस एनओसी को, अपने जो सेटलमेंट लेटर है उसको वहां पे लेके जाके जमा करके आप कोर्ट में दें, आप आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में दें और वहीं पे आपका जो भी प्रोसीडिंग चल रही है, कोर्ट केस चल रहा है, वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में अगर आपको आर्बिट्रेशन स्टॉप करवाना है, विड्रॉ करवाना है, तो आपके पास पूरा अधिकार है अपने ऑब्जेक्शन देने का, जहां पे आपका ऑब्जेक्शन देने के बाद आपकी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया वहीं के वहीं रुक जाती है। आपका जो राइट है उसको यूज करें। अगर आर्बिट्रेशन की ऑब्जेक्शन देने के बाद भी आपकी जो प्रक्रिया वो स्टॉप नहीं होती है तो उसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी यूनिलेटरली अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर आपके ऑब्जेक्शन को अनदेखा करता है या फिर उसको रिकॉर्ड पे नहीं लेता है और आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को आगे फर्दर प्रोसीड कर देता है, तो इस प्रक्रिया को हम बायस प्रोसीडिंग कहते हैं, कि जहां पे दूसरे पक्ष को ना तो सुना गया है और उसकी आपत्ति पे ना कोई जवाब दिया गया है, और ऐसे में जो भी बायस प्रोसीडिंग होती है इसको आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। तो अगर आपके पास आर्बिट्रेशन का कोई भी नोटिस आए, उसको भूल कर भी आपको इग्नोर नहीं करना है। आप चाहे रिप्लाई करें, चाहे ज्वाइन करें, चाहे ऑब्जेक्शन करें, बट करें जरूर। और बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि हम ऑब्जेक्शन खुद से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप ऑब्जेक्शन खुद से करना चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं, बट अगर आप किसी लीगल एक्सपर्ट के द्वारा ऑब्जेक्शन देते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं लीगल पॉइंट्स पे बकायदा जो भी आपकी जजमेंट्स है, उनका साइटेशन है, उसका आपका रेफरेंस देकर के लीगल तरीके से उस ऑब्जेक्शन को बनाया जाता है। तो आप किसी एडवोकेट की मदद ले सकते हो, किसी भी लीगल एक्सपर्ट की मदद ले सकते हो। तो कभी ऐसा नहीं करना कि आपके पास नोटिस आया है, आपने इग्नोर कर दिया। आप खुद से करना चाहो खुद से कर दो, एडवोकेट के माध्यम से करना चाहो एडवोकेट के माध्यम से कर सकते हो। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि जो अपना ऑब्जेक्शन देते हैं वो बिना किसी लीगल ग्राउंड्स पे कर देते हैं, मेल के द्वारा कर देते हैं या फिर टाइप करके भी दे देते हैं। बट यहाँ पे मैं उनसे यही कहूंगी कि अगर आप अपना ऑब्जेक्शन दे रहे हैं और बिना किसी लीगल ग्राउंड्स के दे रहे हैं, आप ये कहते हैं कि मेरे पास भरने के लिए पैसा नहीं है, मेरी आर्थिक स्थिति खराब है, ये मुझे ऑब्जेक्शन है, तो कहीं ना कहीं आपका जो आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन का मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं होता कि अगर आप नहीं भर पा रहे हैं तो आप अपना ये ऑब्जेक्शन दें। ऑब्जेक्शन होता है आपके एग्रीमेंट में जो आर्बिट्रेशन का क्लॉज है और अदर जो भी ग्राउंड्स है उसके बेसिस पे लीगल तरीके से आपका ऑब्जेक्शन बनाया जाता है और तभी वो एक लीगल तरीके से प्रॉपर ऑब्जेक्शन बनता है। तो अगर आप नहीं करते हैं तो इसमें आपको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती है। जब जो बैंक एनबीएफसी है वो यहाँ पे सेक्शन 17 इंटरिम रिलीफ की एप्लीकेशन लगाती है, जो जब प्रोसीडिंग इनिशिएट होती है और शुरू में ही आपके अगेंस्ट में इंटरिम ऑर्डर पास हो जाता है। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हमारा इंटरिम ऑर्डर पास हो गया है। अब इंटरिम ऑर्डर पास हुआ तो कहीं ना कहीं सेक्शन 17 इंटरिम रिलीफ की जब एप्लीकेशन बैंक एनबीएफसी लगाती है तो उसके बिहाफ पे ही जो आर्बिट्रेटर है उसमें इंटरिम ऑर्डर पास करता है। तो अगर आपके पास अगर कोई भी सेक्शन 17 इंटरिम रिलीफ की भी एप्लीकेशन लगा हुआ कोई आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है तो वहां पे अपना ऑब्जेक्शन करो, क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं और अगर इंटरिम ऑर्डर पास हो जाता है तो वो आपका अकाउंट होल्ड सीज कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि जब आपका अकाउंट होल्ड हो जाता है तो उसको आपको सेट असाइड कराने के लिए कोर्ट के द्वारा ही जाना पड़ता है। तो इसलिए इनिशियली जब ये आपके पास आता है आप अपना तभी ऑब्जेक्शन दे दें ताकि जो इंटरिम रिलीफ है वो बैंक एनबीएफसी ना ले पाए। तो अगर आपके पास कोई भी आर्बिट्रेशन का लीगल नोटिस आता है उसे इग्नोर नहीं करना है, रिप्लाई करना है, ऑब्जेक्शन करना है और शुरू में ही करना है। ध्यान रखें कि जब आपके पास नोटिस आता है तो आप इनिशियली करो, ये नहीं कि आपके पास 2-3 नोटिस आ गए हैं अब हम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर चीज का एक टाइम होता है। अगर आपको ऑब्जेक्शन का राइट है तो वो आपको इनिशियली होता है और इनिशियली आप अपने राइट का यूज करके अपना ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, जिससे उनको भी इससे मदद मिल सके।
तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।